आज हम परिकल्पना के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे और ये है प्रकल्पना के स्रोत। अर्थात वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रकल्पना के निर्माण में अनुसंधानकर्ता की मदद करती हैं और अनुसंधानकर्ता को योगदान देती हैं। अभी तक हम ये जान चुके हैं कि अनुसंधान में, चाहे वो प्राकृतिक अनुसंधान हो या सामाजिक अनुसंधान हो, प्रत्येक अनुसंधान में प्रकल्पना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह अनुसंधान का आधार स्तंभ है, बेस पिलर है ये, जिसके बिना हम अनुसंधान की कल्पना नहीं कर सकते। अनुसंधानकर्ता प्रकल्पना के आधार पर ही अनुसंधान कार्य की ओर अग्रसर होता है, घटनाओं का अध्ययन करता है और ये पता लगाता है कि जो उसने अनुमान निकाले थे प्राथमिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, वो अनुमान उस घटना के बारे में कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो प्रकल्पना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकल्पना के प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं परिकल्पना, उपकल्पना, और इंग्लिश में इसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वह है हाइपोथेसिस। सो बाय नाउ वी हैव लर्न्ड दैट हाइपोथेसिस is a very important step in research. It is the base pillar for a research, whether it is the study of natural phenomena or social phenomena. Without hypothesis, without the formulation of hypothesis, no research is possible. No research is imaginable. So research can be conducted, research can be made in the real sense of the term when the investigator, when the researcher formulates hypothesis for the study. Today I am going to take up probably the most important aspect of hypothesis, and it is the sources of hypothesis. It means in this lecture I am going to discuss all those varied sources that contribute to the formulation of hypothesis about a problem, about a study. प्रकल्पना के बहुत सारे स्रोत हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता समाज का सदस्य है, बुद्धिजीवी है, समाज में ही जन्म लेता है, समाज में ही पलता है, बड़ा होता है, समाज के लोगों से समय समय पर अंत्यक्रियाएं करता है, अपनी संस्कृति को आत्मसात करके उसको सम्मान देता है, उसका पालन करता है। तो ये सभी चीज़ें अनुसंधानकर्ता के व्यक्तित्व के निर्माण में अपना योगदान देती हैं। ये सभी चीज़ें अनुसंधानकर्ता के बौद्धिक व्यक्तित्व, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी के निर्माण में योगदान देती हैं, और इन्हीं के परिणाम स्वरूप, इनके योगदान के परिणाम स्वरूप ही अनुसंधानकर्ता के लिए ये संभव हो पाता है कि वो किसी अध्ययन हेतु अनुमान लगा सके, पूर्व कल्पना कर सके, पूर्व विचार अपने मन में ला सके, प्रकल्पना का निर्माण कर सके। तो आज हम बात करेंगे प्रकल्पना के विभिन्न स्रोतों के बारे में। लेकिन इससे पहले एक बार पुनः हम ये समझ लें कि परिकल्पना
परे प्लस कल्पना दो शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर और कल्पना का अर्थ होता है चिंतन। अर्थात परिकल्पना या प्राकल्पना के अंतर्गत व्यक्ति की वो सभी कल्पनाएं आती हैं, अनुसंधानकर्ता की वो सभी कल्पनाएं आती हैं जो चारों ओर के वातावरण, चारों ओर जो पर्यावरण है उस के प्रभाव के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं। परिकल्पना से तात्पर्य किसी समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधान पर विचार करना है। परिकल्पना के अंतर्गत जैसा मैंने बताया कि जिस समस्या का अध्ययन किया जाना है उस समस्या का समस्त संभावित समाधान क्या हो सकता है, संभावित जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है। तो परिकल्पना के अंतर्गत किसी भी समस्या से संबंधित संभावित समाधान पर विचार किया जाता है, उसको ध्यान में रख करके परिकल्पना निर्मित की जाती है। परिकल्पना अनुसंधान प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी समस्या के विश्लेषण और परिभाषीकरण के पश्चात उसमें कारणों, कार्य कारण संबंध में पूर्व चिंतन कर लिया गया है कि उस घटना के क्या कारण हैं और क्या परिणाम होंगे। क्योंकि कोई भी घटना बिना कारण के घटित नहीं होती। प्रत्येक घटना के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं और प्रत्येक घटना अपने साथ सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम भी लेकर के आती है। अमुक समस्या का यह कारण हो सकता है, यह निश्चित करने के पश्चात उसका परीक्षण प्रारंभ हो जाता है। तो प्राकल्पना में कारणों, संभावित जो कारण है उन पर विचार किया जाता है और अनुसंधान के दौरान उन कारणों का परीक्षण किया जाता है कि जो कारण पहले एज्यूम किए गए थे, सोचे गए थे, तो वो कारण कितने सटीक हैं, कितने सही हैं, इस पर विचार किया जाता है और इसका परीक्षण किया जाता है। अनुसंधान कार्य परिकल्पना के निर्माण और उसके परीक्षण के बीच की प्रक्रिया है। जैसा हम जानते हैं कि अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने से पहले परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की जाती है और अनुसंधान कार्य के अंत तक पहुंचते पहुंचते या अनुसंधान कार्य की प्रक्रिया के दौरान समय समय पर सोची गई जो परिकल्पना थी, निर्मित जो परिकल्पना है, उसका परीक्षण किया जाता है। परिकल्पना के निर्माण के बिना ना तो कोई प्रयोग हो सकता है और ना कोई वैज्ञानिक विधि के अनुसार अनुसंधान संभव है। यानी कि प्राकल्पना से ही वैज्ञानिक अनुसंधान संभव है और प्राकल्पना ही प्रयोगों को संभव बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि परिकल्पना के अभाव में अनुसंधान कार्य एक उद्देश्यहीन क्रिया है। यदि हम इसे उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहते हैं तो परिकल्पना हो, परिकल्पना भी सटीक हो, सोच समझ करके बनाई गई हो। तो ये मैंने आपको परिकल्पना का संक्षेप में अर्थ बताया और अब हम बात करेंगे इसके साधनों के बारे में, इसके जो स्रोत हैं कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो प्राकल्पना के निर्माण को संभव बनाती हैं। प्राकल्पना का पहला जो स्रोत मैं बताने जा रहा हूँ वो है समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन। जैसा हम जानते हैं कि संबंधित साहित्य का अध्ययन सामाजिक अनुसंधान का दूसरा चरण है, जो
विषय के चुनाव के बाद आता है। जिस समय विषय का चुनाव किया जाता है, अनुसंधानकर्ता उस विषय के जो विभिन्न पहलू हैं उनसे अधिक परिचित नहीं होता। अपने चुने हुए विषय या समस्या के बारे में फीडबैक लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए कि किस किस अनुसंधानकर्ता ने किस स्थान पर क्या अध्ययन किया, किन उद्देश्यों के साथ अध्ययन किया, क्या उसकी प्राकल्पनाएं थी, क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी थी, क्या उसकी फाइंडिंग्स थी, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन किया जाता है। और निश्चित रूप से ये अध्ययन अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इस अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अध्ययन की जाने वाली समस्या के बारे में पर्याप्त फीडबैक मिल जाता है। वह घटना की पृष्ठभूमि से परिचित हो जाता है, घटना के विभिन्न पहलुओं से परिचित हो जाता है। तो निश्चित रूप से प्राकल्पना के निर्माण में संबंधित साहित्य का अध्ययन बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि संबंधित साहित्य का अध्ययन प्राकल्पना का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इस साहित्य का अध्ययन करके उपयुक्त परिकल्पना का निर्माण किया जा सकता है। परिकल्पना के दूसरे स्रोत के रूप में मैं ले रहा हूं विज्ञान को। जैसा हम जानते हैं कि विज्ञान से प्रतिपादित सिद्धांत परिकल्पना को जन्म देते हैं। सिद्धांत प्रत्येक समस्या के बारे में प्रायः मिल जाते हैं। प्रत्येक घटना के बारे में सिद्धांत हैं कि एक घटना किन कारणों से होती है, किन परिणामों को लेकर आती है। ये एक अलग बात है कि प्रत्येक सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं या जो फाइंडिंग्स हैं वो थोड़ी अलग अलग होती हैं, लेकिन सिद्धांत प्रत्येक घटना के बारे में उपलब्ध हैं। तो जो भी वैज्ञानिक सिद्धांत पहले से उपलब्ध हैं, जब एक अनुसंधानकर्ता उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ता है, उनकी गहराई में जाता है, तो निश्चित रूप से प्रतिपादित सिद्धांत अनुसंधानकर्ता के मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। और जब वह प्राकल्पना का निर्माण करता है तो इन अनुसंधानों को ध्यान में रखकर वो प्राकल्पना का निर्माण करता है। परिकल्पना के अगले स्रोत के रूप में मैं संस्कृति को सम्मिलित करूंगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति से जुड़ा रहता है, अपनी संस्कृति को आत्मसात करता है, सांस्कृतिक मूल्यों को महत्व देता है, सम्मान देता है। संस्कृति व्यक्ति के लिए आदर्श होती है और यही बात अनुसंधानकर्ता पर भी लागू होती है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक अनुसंधानकर्ता अपनी संस्कृति को आत्मसात करते हुए अपने विचारों को पल्लवित करता है। संस्कृति का अनुसंधानकर्ता के बौद्धिक व्यक्तित्व पर, उसके चिंतन पर, उसके विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि संस्कृति परिकल्पना की जननी होती है, क्योंकि संस्कृति ही व्यक्ति के अंदर एक सोच उत्पन्न करती है। प्रत्येक समाज में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां होती हैं। प्रत्येक संस्कृति सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में एक दूसरे से भिन्न होती है।
ये भिन्नता का आधार अनेक समस्याओं को जन्म देता है, और जब इन समस्याओं को से संबंधित चिंतन किया जाता है तो परिकल्पनाओं का जन्म होता है। मेरा तात्पर्य है कि प्रत्येक अनुसंधानकर्ता अपनी संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ही, अपनी संस्कृति को केंद्र में रखकर ही प्राकल्पनाओं को निर्मित करता है। तो संस्कृति भी प्राकल्पना का एक बहुत अभिन्न स्रोत है, जो प्राकल्पना के निर्माण में अनुसंधानकर्ता को अपना विशिष्ट योगदान देती है। अगले स्रोत के रूप में हम बात करेंगे व्यक्तिगत अनुभव के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है या जो सोचता है भविष्य के बारे में, या जो भी वो पूर्व कल्पनाएं करता है या कल्पनाएं करता है, तो वो ये सभी चीज़ें व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर की जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वयं का चीज़ों को लेकर अनुभव होता है, और जब भी वो कुछ भी प्लान करता है, योजना बनाता है, भविष्य की कल्पनाएं करता है, तो व्यक्तिगत अनुभव निश्चित रूप से उसकी मदद करते हैं। यही बात सामाजिक अनुसंधान और प्राकल्पना पर भी लागू होती है। जब एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता, समाज वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान की दिशा में अग्रसर होता है, जब वह यह निश्चय कर चुका होता है कि उसे सामाजिक अनुसंधान करना है, किसी घटना का अध्ययन करना है, तो और जब वो उस घटना से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में प्राकल्पना का निर्माण करता है, तो उसके स्वयं के अनुभव, उसके व्यक्तिगत अनुभव बीच में आते हैं और उसको प्रभावित करते हैं, उसके द्वारा निर्मित की जाने वाली प्राकल्पना को प्रभावित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव परिकल्पना का आधार होते हैं। किसी भी क्षेत्र में जिनका अनुभव जितना संपन्न होता है, उन्हें समस्या के ढूंढने में तथा परिकल्पना बनाने में उतनी ही सरलता होती है। तो व्यक्ति का यानी अनुसंधानकर्ता का घटना के बारे में जितना अधिक अनुभव होगा, जितनी गहराई से उसने सोचा होगा, देखा होगा उस घटना को, तो वो अनुभव उतनी ही सरल प्राकल्पना निर्मित करने में अनुसंधानकर्ता की मदद करते हैं। व्यक्तिगत अनुभव के बाद अगला है रचनात्मक चिंतन। चिंतन, मानव मस्तिष्क हमेशा सोचता रहता है। चिंतन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, लेकिन मानव का समस्त चिंतन रचनात्मक नहीं होता। चिंतन का एक बहुत बड़ा भाग मानव के लिए अनुपयोगी होता है, और बहुत कम भाग ही चिंतन का ऐसा होता है जिसे हम रचनात्मक चिंतन कह सकते हैं, जो उसे क्रिएटिव बनाता है, क्रिएटिविटी से जोड़ता है, रचनाशीलता से जोड़ता है। तो यदि अनुसंधानकर्ता का चिंतन रचनात्मक है, जितना अधिक रचनात्मक चिंतन होगा, परिकल्पना भी उतना ही अधिक अच्छी होगी। तो रचनात्मक चिंतन परिकल्पना के निर्माण का बहुत बड़ा आधार है। रचनात्मक चिंतन के बारे में मुनरो ने 4 पद बताए हैं। ये 4 हैं तैयारी। पहले चरण में व्यक्ति तैयारी करता है चीजों की। वह अपने आप को रचनाशीलता से, क्रिएटिविटी से जोड़ने की तैयारी करता है कि मुझे जुड़ना है। उसकी इच्छा शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करना है। उसके बाद उसके अंदर रचनात्मक चिंतन का विकास होता है। पहले जुड़ाव, फिर विकास, फिर वो
प्रेरणा प्राप्त करता है। कुछ लोग उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रेरणा के स्रोत के रूप में, और फिर वह परीक्षण की ओर अग्रसर होता है, परीक्षण करता है चीज़ों का। तो हम कह सकते हैं कि किसी विचार के आने पर पहले उसका विकास किया जाता है, फिर उस पर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, परिकल्पना का निर्माण किया जाता है और फिर परीक्षण किया जाता है। ये मैंने आपको सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में इसका विश्लेषण किया। अगले स्रोत के रूप में हम कह सकते हैं अनुभवी व्यक्तियों से परिचर्चा। व्यक्ति के संपर्क अनेकों लोगों से होते हैं। कुछ लोग अनुभवहीन होते हैं जो उसके आसपास हैं, कुछ लोग अनुभवी होते हैं। यदि अनुसंधानकर्ता का संपर्क अनुभवी व्यक्तियों से है, एक्सपीरियंस्ड लोगों से है, जिनके पास जीवन के अनुभव हैं, व्यवहारिक जीवन के अनुभव हैं, और उस घटना से संबंधित अनुभव हैं, तो और अगर अनुसंधानकर्ता ऐसे व्यक्तियों से घटना के बारे में अनुभव संबंधी परिचर्चा करता है, तो निश्चित रूप से उन लोगों के अनुभव अनुसंधानकर्ता की प्राकल्पना निर्माण में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, योगदान देते हैं। अनुभवी या विषय विशेषज्ञों से परिचर्चा और उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर अनुसंधानकर्ता के द्वारा उपयुक्त परिकल्पना का निर्माण किया जा सकता है। तो अनुभवी व्यक्तियों से संपर्क, अनुभवी व्यक्तियों से परिचर्चा, बहस, तर्क वितर्क, ये सभी चीज़ें प्राकल्पना निर्माण में अंततोगत्वा बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं। इसके बाद अगला स्रोत है पूर्व में किए गए अनुसंधान। जैसा हम जानते हैं कि कोई भी घटना हो, उस घटना पर पहले भी अनुसंधान किया जा चुका होता है। हम पहले व्यक्ति नहीं हैं जो उस घटना का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा परिप्रेक्ष्य अलग हो सकता है। हम घटना के किसी अलग पहलू पर अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन व्यापक अर्थ में हम देखें, समग्र रूप में देखें, तो उस घटना के बारे में पूर्व में भी अनुसंधान हो चुके होते हैं। तो पूर्व में हुए अनुसंधान, उनकी फाइंडिंग्स, उनके निष्कर्ष प्राकल्पना के निर्माण में किसी भी अनुसंधानकर्ता की मदद करते हैं। संबंधित क्षेत्र में के पूर्व अनुसंधानों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किस प्रकार की परिकल्पना पर कार्य किया गया है, और उसी आधार पर नई परिकल्पना का सृजन किया जा सकता है, और इस प्रकार से अनुसंधान के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने आज परिकल्पना के विभिन्न स्रोतों पर प्रकाश डाला है, और मुझे उम्मीद है कि भाषा सरल थी और किसी भी अनुसंधान से जुड़े हुए विद्यार्थी के लिए या सामाजिक अनुसंधान से जुड़े हुए विद्यार्थी के लिए, समाजशास्त्री के लिए, समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए या सामाजिक विज्ञानों के विद्यार्थियों के लिए ये समझना आसान है कि वो कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं जो प्राकल्पना के निर्माण में, परिकल्पना के निर्माण में, हाइपोथेसिस के फॉर्मुलेशन में अपना विशिष्ट योगदान देते हैं, और जिनके बिना एक सटीक और आदर्श प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जा सकता।